हेलो एवरीवन। तो आज जो चैप्टर है वो डिसोल्यूशन का जर्नल है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री आने का इस बार सीबीएसई के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको कुछ ऐसे जर्नल एंट्रीज बताने जा रहा हूँ जो कि डिसोल्यूशन में कॉमनली होते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिसोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है कि एसेट जितने भी एसेट होते हैं उनको हम एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। उसमें ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसके बाद उससे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू उस एसेट को सोल्ड किया जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर उस लाइबिलिटीज को भी सोल्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है तो हम उसको भी उसकी एंट्री करते हैं, या लाइबिलिटी का कोई पेमेंट पार्टनर करता है तो उसकी भी एंट्री करते हैं। और साथ ही साथ जब रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि रियलाइजेशन में जितने भी या प्रॉफिट निकला है या लॉस निकला है हम उससे पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसे कॉमन जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो डिसोल्यूशन में होते हैं। इसके थ्रू आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपने सीबीएसई एग्जामिनेशन के और आईएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है हमारा जो पहला जर्नल एंट्री है, जब हम ये जानेंगे कि जब एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब एसेट को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तब क्या एंट्री होती है। देखिए, सबसे पहली बात कि जब एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जब आप एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए इस केस में एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एसेट, टू एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू एसेट। मतलब ये हुआ कि एसेट को ट्रांसफर किया गया रियलाइजेशन अकाउंट में, एसेट का बैलेंस डेबिट था, जब उसे मैंने ट्रांसफर किया तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है, लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर किया जाता है। और जब लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सेकंड एंट्री, जब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री होती है हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखिए, लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और जब लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और जब आप इसे ट्रांसफर करेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे एंट्रीज होते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, कैश, प्रोविजन, सॉरी प्रोविजन ट्रांसफर होता है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, जनरल रिजर्व, कैश, और आपका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या पार्टनर्स की वाइफ का लोन ट्रांसफर होता है, मैं कहूंगा हाँ, पार्टनर्स की वाइफ का लोन जरूर ट्रांसफर होता है। जनरल रिजर्व, कैश, कैपिटल, पार्टनर्स लोन। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, इन दोनों को ही ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। इन सबको ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तो आप इन सबको ट्रांसफर मत करिएगा कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आपको दिखाई देते हैं। क्या सर प्रोविजन ट्रांसफर होता है, मैं कहूंगा हाँ प्रोविजन ट्रांसफर होता है। प्रोविजन ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है सर, देखिए जब आप प्रोविजन ट्रांसफर करते हैं तो इसकी एंट्री होती है प्रोविजन अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। क्या होता है, प्रोविजन अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। मेरी बात समझिए, क्योंकि प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है कि प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, और जब आप इसे ट्रांसफर करते हैं तो ये डेबिट हो जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब आप इसके बाद क्या होता है कि जब आप इन्हें ट्रांसफर कर लेते हैं तो अब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आपको एसेट को सोल्ड करना होता है। ठीक है, जैसे एसेट रियलाइज हुआ, अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, जब एसेट ट्रांसफर हो चुका है तब एसेट रियलाइज होगा। एसेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है, देखिए एसेट्स रियलाइज की एंट्री
दो पॉइंट से समझिए। पहला, अगर सोल्ड हो रहा है, दूसरा कि पार्टनर लेके जा रहा है। ठीक है, एसेट रियलाइजेशन के बाद जब सोल्ड हो रहा है तो क्या होगा, और या पार्टनर लेके जाएगा तब क्या होगा। देखिए, अगर सोल्ड हो गया मतलब कि रियलाइज हो गया, एसेट रियलाइज हो चुका है, तो इस कंडीशन में आपके पास पैसा आएगा। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या होगा, बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपके पास पैसा आया है, आपका एसेट बिक गया है। लेकिन सर एसेट टू एसेट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एसेट का नाम अब रियलाइजेशन हो गया। जब हम एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अब एसेट का नाम रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम अब एसेट का नाम टू एसेट नहीं लिख सकते, अब उसको हम टू रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं। नाउ अगर यही पार्टनर लेके चला जाए तब सर, देखिए जब पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा, पार्टनर का कैपिटल या उसका करंट, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही घटाएंगे, करंट अकाउंट यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जब आप ये एंट्री तभी कर रहे हैं जब आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि एसेट ट्रांसफर हो चुका है, एसेट ट्रांसफर पहले से हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर पहले से हो चुका है, तब आप ये एंट्री कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली एसेट सोल्ड करने की एंट्री हो रही है, तो नहीं, ये गलत है। ये आप ये पहले एज्यूम कर रहे हैं कि एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट और पास द जनरल एंट्रीज फॉर अबव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना होता है कि हमें ये एज्यूम कर लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर कर लिया है, सिर्फ हमें वो एंट्री करनी है जिसमें रियलाइज हो रहा है, तो हमें ये एंट्री करने को सिर्फ बोला जाता है। और यही चांसेस होते हैं कि यही एंट्री आने की। अगर जनरल एंट्री आ रही है तो आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री के कंपेयर में ये एंट्री आने की चांसेस ज्यादा है। तो जब एसेट रियलाइज हो, अगर आपने कोई पार्टनर नहीं लेके गया है, तो इस कंडीशन में ये एंट्री करिएगा बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। अगर एसेट पार्टनर लेके चला गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जब लायबिलिटीज को पेड किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी कंडीशन है। देखिए, लायबिलिटीज के लिए भी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि हमने अभी ऊपर किया ही था, ट्रांसफर कर लिया। तो इसके कंडीशन में भी दो चीज होती है। देखिए, पहला पहला क्या होता है कि हमने लायबिलिटी को पे किया है। अब देखिए, लायबिलिटी को जब हम पे कर रहे हैं तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, पहले ये सोच लीजिए। लायबिलिटी पे करने की कंडीशन में आपके पास से पैसा जाता है, तो आप यहां लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब लायबिलिटी का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां लिखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक। अगर पार्टनर पे कर दे रहा है तो, पार्टनर पे कर दे रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। नाउ अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी एंट्री जो कि कभी कभी नहीं होती। देखिए, इफ ये इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, आ जाता है लेकिन आपको इसकी एंट्री नहीं करनी होती। अगर आपके एग्जाम में आ गया ये एंट्री तो इसकी एंट्री लिखिएगा नो एंट्री। ठीक है, देखिए, इफ एनी लायबिलिटी पेड बाय अदर देन कैश, जैसे ये क्रेडिटर, ये क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर को कैश देना था, कैश की जगह हमने इसे मशीनरी दे दी। क्या दे दी, मशीनरी दे दी। मतलब हमने इसे मशीनरी दे दी, मतलब कि अगर कोई लायबिलिटी या कोई क्रेडिटर कोई एसेट लेके चला जाता है या कोई और चीज लेके जाता है, स्टॉक लेके चला जाता है, मशीनरी लेके चला जाता है, तो इस कंडीशन में नो एंट्री करिएगा। क्या करिएगा, नो एंट्री। अगर क्वेश्चन में दिखाई देता है कि कैश की जगह कुछ और पे किया गया है,
तो उस केस में नो एंट्री करिएगा, क्योंकि कैश रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है। और हम जब कोई भी चीज़ को रियलाइजेशन के थ्रू पे कर रहे होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे एसेट का नाम रियलाइजेशन अकाउंट होता है, तो और लायबिलिटी का नाम भी रियलाइजेशन अकाउंट होता है। तो अगर आप रियलाइजेशन डेबिट करेंगे फिर टू रियलाइजेशन करेंगे, ये दोनों ही एक साथ हो रही है। क्या हो रही है? एक साथ हो रही है। तो इसका मतलब यार डेबिट भी होके क्रेडिट भी होके कैंसिल हो रहा है। देखिए, एसेट जा रहा है तो टू रियलाइजेशन हुआ, लायबिलिटी को पे कर रहे हो तो रिलेशन अकाउंट डीआर हो रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों कट रहे हैं। कैश होता तो अलग बात होती, क्योंकि कैश होता तो अलग बात होती, क्योंकि हमको पता है कि एसेट का नाम भी रियलाइजेशन हो गया और लायबिलिटी का नाम भी रियलाइजेशन हो गया। इस केस में इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम क्या एंट्री करते हैं? नो एंट्री करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरी? नाउ अब आगे की बात करते हैं कि अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन हो तो उसे भी एज अ क्रेडिटर ही समझिए। उसे भी क्या समझिए? क्रेडिटर समझिए, और उसे पे करिए जैसे आपने अभी लायबिलिटी का पे किया है। ठीक है, सेम करिएगा लायबिलिटी की तरह। नाउ अगर रियलाइजेशन अकाउंट का जनरल एंट्री जितना हो जाता है, उसके बाद क्या करें सर? देखो, इसके बाद क्या करना, तुम्हें करना क्या है, समेशन ऑफ डेबिट करना रियलाइजेशन अकाउंट का। क्या करना? रियलाइजेशन के जितने होंगे उनको डेबिट, उसका डेबिट वाला ऐड कर लेना, और रियलाइजेशन का क्रेडिट वाला जितना होगा, जितनी बार रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है उसका टोटल ऐड कर लेना। फिर इन दोनों का क्या करना? डिफरेंस करना। क्या करना? डिफरेंस करना। अगर डेबिट वाला ग्रेटर देन आ गया क्रेडिट से तो आपको लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। अगर क्रेडिट वाला ग्रेटर देन हो गया डेबिट से तो आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लॉस के केस में क्या एंट्री करेंगे सर? देखना, लॉस के केस में एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और प्रॉफिट के केस में सर, देखो प्रॉफिट के केस में पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, तो इस केस में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अगले क्लास में हम लोग कुछ और जनरल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, और इस क्लास में सिर्फ हम इतना ही सीखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास। लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।